नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 2024 के चुनावी चक्रव्यूह में यूपी की 80 सीटें दांव पर है। ये तय है कि जो इन 80 सीटों पर कब्जा करेगा वही दिल्ली की राजगद्दी पर बैठेगा। ऐसे में इन 80 सीटों के लिए सभी सियासी दल बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं और मोहरे फिट कर रहे हैं। बीजेपी ने 80 सीटों को जीतने के लिए मेगा प्लान बनाया है। तो 80 हराओ भाजपा हटाओ नारे के साथ समाजवादी पार्टी ने 2024 में सॉफ्ट हिंदुत्व की तैयारी पर रणनीति तैयार की। वहीं मायावती ने मिशन ग्राउंड के जरिए 80 सीटों को जीतने का प्लान तैयार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जो यूपी जीतेगा वही देश जीतेगा। देश की चुनावी सियासत की यही हकीकत है। इसलिए यूपी की 80 सीटों के लिए सभी दल बड़े जंग की तैयारी में जुट गए हैं। यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी इन दिनों यूपी में महाजन संपर्क अभियान चला रही है। वहीं इसके नीति निर्धारक नेताओं ने ये तय किया है कि जो भी नेता मंडल से राष्ट्रीय स्तर तक पदाधिकारी रह चुका है और अब निष्क्रिय हो चुका है, उनकी सेवाएं भी 2024 के एजेंडे को पूरा करने के लिए ली जाएंगी। यानी एक वक्त पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर रहकर काम करने वाला व्यक्ति जो अब किसी भी पद पर नहीं है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने काम सोच लिया है। विपक्षी पार्टियों में अभी जहां नए पुराने साथियों को दल में लेने की गुणागणित चल रही है, तो वहीं बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज को जन जन तक ले जाने के लिए 1 महीने का महाजन संपर्क अभियान चला रही है। उधर 2024 के समाजवादी पार्टी 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नया नारा लेकर चुनावी संग्राम में कूद रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 2024 में बीजेपी को सत्ता की कुर्सी से हटाना है तो उत्तर प्रदेश के मतदाता राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर उनकी हार सुनिश्चित करें। अभी कैसे मुमकिन होगा, इसके लिए भी अखिलेश ने प्लान तैयार कर लिया है। लोहिया वादियों और अम्बेडकर वादियों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देने में लग गए हैं। यूं तो सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का निर्णय कोलकाता में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही हो गया था। उस समय भी अखिलेश को कोलकाता में कई देवी देवताओं के मंदिरों में गए थे। अब फिर से सपा ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य को चुना है। सपा यहाँ 9 और 10 जून को कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगाएगी और प्रशिक्षण शिविर से पहले सपा मुखिया ने यहाँ हवन पूजन भी किया। इसके बाद अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं को 2024 की जंग में जीत का मूल मंत्र देते हुए बूथ स्तर तक जाकर काम करने का निर्देश दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व के इस हथियार से 2024 में साइकिल को रफ्तार मिलेगी? अखिलेश की तरह यूपी की राजनीति में सिमट चुकी कांग्रेस भी 2024 की चुनावी पिच पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रही है। तो वहीं लगातार चुनावों में हार का मुंह देख रही बहुजन समाज पार्टी ने आखिरकार 4 दशक पुराने काशीराम मॉडल को अपनाकर लोकसभा के चुनाव में जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलते बहुजन समाज पार्टी के रणनीतिकारों ने मायावती को ग्राउंड पर उतारने के लिए मिशन ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है और योजना के मुताबिक मायावती अगस्त के बाद शुरू होने वाले बसपा के कैडर कैंप में अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मुखातिब होंगी बल्कि उनके आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए नए दिशा निर्देश भी देंगी। बहुजन समाज पार्टी लोगों के घर तक पहुंचने की योजना बना रही है। इसमें मायावती से लेकर पार्टी कोऑर्डिनेटर और पार्टी के पदाधिकारियों को जन अभियान में शिरकत करने के लिए उतारा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी अगले कुछ महीनों में बूथ स्तर पर अपनी कमेटियों का गठन कर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करेगी। बहुजन समाज पार्टी में मायावती ही नहीं बल्कि काशीराम के दौर से चुनावों में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए कैडर कैंप की महत्वपूर्ण भूमिका होती रही है। यही वजह है कि अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए नई रणनीति के तौर पर काशीराम मॉडल को बहुजन समाज पार्टी आगे ला रही है। यूपी में सियासी दलों में मची होड़ वाजिबी है क्योंकि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से ही जाता है। ऐसे में अब देखना है कि 2024 में सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए यूपी के 80 सीटों पर किसकी रणनीति काम आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
जी हाँ, तो ये तो तय है कि जो यूपी जीतेगा वही देश पर शासन करेगा और ऐसे में 80 लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाती है और ये वाकई देखने वाली बात होगी कि इन पर कब्जा किसका होता है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है इन सीटों पर कब्जा करने के लिए, लेकिन किसकी जीत किसकी हार होती है इस पर सभी की निगाहें हैं। हालांकि चुनाव अभी दूर है, लेकिन फिर भी जो कोशिशें हैं, जो तैयारियां हैं, वो अभी से ही शुरू हो गई है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश सिंह जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। जोशी जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। सवाल इस बात को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देखिए सॉफ्ट हिंदुत्व का हथियार बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। क्या एकमात्र यही हथियार रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का? जिस तरह से आप लोगों ने नारा दिया 80 हराओ बीजेपी हटाओ, तो क्या एकमात्र सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलकर ही इसे पूरा किया जा सकता है क्या? देखिए, जो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है वो उसका बिल्कुल साफ कहना है जो भारत का जो संविधान है वो हमें अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। और जो पार्टी अपनी जो लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है वो है सामाजिक न्याय की लड़ाई और जाति जनगणना की मांग को लेकर हमारी यात्रा भी चल रही है और हम लोग इसको काफी समय पे धरातल पे इस पे काम करने का काम कर रहे हैं। रही बात नैमिषारण्य की, जिसे आप सॉफ्ट हिंदुत्व से जोड़ने का प्रयास कर रही है, हमें लगता है कि नैमिषारण्य से जो ऊर्जा हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगी, क्योंकि ये ऐसे स्थान है जहां भारत ही नहीं बल्कि मैं कहना चाहता हूँ देश प्रदेश नहीं बल्कि विश्व के लोग प्रेरणा लेने का काम करते हैं। तो पार्टी ने चयन करा तो वहां पर प्रशिक्षण शिविर लग रहा है और भविष्य में अन्य स्थानों पर भी लग सकता है जब पार्टी चयन करेगी। तो केवल हम जो लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, किसान, मजदूर, युवाओं, छात्र शक्ति, बेरोजगार, इनकी लड़ाई और इस प्रदेश के देश के जो कमजोर सेक्शन है उनकी लड़ाई को महाराष्ट्र अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ती है। हम लोग इस तरह का काम करने का काम करते हैं। अब ये आप लोगों का विषय है कि आप उसमें क्या संदेश नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि धर्म का पालन करने का अधिकार हमें है तो सबको है ना, फिर दूसरे करते हैं तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये तो राजनीति कर रहे हैं? जैसे नाम बोलने पर आपको आपत्ति क्यों हो जाती है? देखिए नेहा जी, वही विषय मैं कह रहा हूँ, जो भारत का संविधान है सबको अधिकार है। आपको मेरे को जितने पहले साथी बैठे, देश बैठा है, प्रदेश बैठा है, सबको अधिकार से हमें किसी के ऑब्जेक्शन नहीं। हमारी लड़ाई अलग है। हम समाजवादी लोग संघर्ष की पार्टी है हमारी। हम लोग संघर्ष करते हैं इस गरीब तबके के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ये ऐसे लोग जिनको धर्म की उन्माद में देश को झोंक कर, प्रदेश को झोंक कर सत्ता प्राप्त करनी है, वो लोग अपनी राजनीति करते आए, वो करते रहे, लेकिन हम लोग सेकुलर तरीके से जो देश का संविधान है उस लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। नहीं, सेकुलर तरीके से का क्या मतलब है? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि अब सपा ने अपनी रणनीति बदल ली है, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं अखिलेश यादव, प्रशिक्षण शिविर से भी पहले सपा मुखिया ने हवन पूजन किया था, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सेकुलर आपने जो जिक्र किया है उसको मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी। यहाँ तो मंदिर मंदिर घूमने की बात हो रही है, कोलकाता में भी किस तरह से मंदिर मंदिर घूम रहे हैं अखिलेश यादव। ऐसे में धर्म का पालन करने का अधिकार है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको किस तरह से लिया जाए जो आप अभी कह रहे थे कि सेकुलरिज्म है? मैं यही तो कह रहा हूँ नेहा जी, माननीय अखिलेश यादव जी का जो धर्म है या जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसका प्रयोग करता है। नहीं, उससे पहले वो कहते थे मैं भी पूजा करता हूँ लेकिन दिखावा नहीं करता। क्या आप दिखावा करने के लिए मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? इसे इस तरह से लिया जाए? इसको इस तरह से लेने की आवश्यकता है। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी जो मान्यताएं हैं, जो उनका धार्मिक वो है, उसको पहले भी करते हैं, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन वो शो बिजनेस भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं करते हैं। कोई कैमरे ने अगर दिखा दिया, कर दिया, वो अब विषय अलग है, लेकिन वो अधिकतर अपने
पात के लोगों को सबको कहते हैं कि मेरा जो धार्मिक जो विषय है वो मेरी व्यक्तिगत धार्मिक मान्यता है, इसको मैं प्रदर्शित नहीं करता। उसी दिशा में वो काम करते हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच है, अपना काम करने का। ठीक है राजेश जी, देखिए नारा दिया जा रहा है 80 हराओ बीजेपी हटाओ, और जिसने यूपी पर कब्जा कर लिया वो देश पर कब्जा कर लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यानी कि बीजेपी को हटाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की भरपूर हो रही है और उसकी तैयारियां भी से शुरू हो गई। नहीं देखिए नेहा जी, आगामी लोकसभा चुनाव में हम जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं। मेरी आवाज आ रही है नेहा जी? जी आवाज आ रही है। देखिए आगामी लोकसभा चुनाव में हम तो जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं नेहा जी। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और पूरे देश की जनता और साथ में उत्तर प्रदेश की जनता अब ये समझ चुकी है कि ये लोग जब चुनाव आता है तो जैसे बरसात में मेढक कर कर की आवाज लगाते हैं, तो जब चुनाव आता है तो नई नई चीजें ये लोग लेकर के आते हैं। अभी पिछली 2022 में आपने देखा नेहा जी, नई सपा है, नई हवा है, और जनता जानती है कि वही सब जो है पुराने वाले हिंदू विरोधी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, विकास विरोधी लोग, जो माफियाओं को, गुंडों को प्रश्रय देने वाले लोग हैं। तो जनता इस बात को जान रही है कि अब जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार आगे बढ़ रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और उसके साथ उत्तर प्रदेश भी विकास के नए नए आयाम को छू रही है, तो जनता जानती है कि कौन जमीन पर उतर करके काम कर रहा है और जनता वो जान रही है कौन नकली हिंदू है, कौन असली हिंदू। जवाब दीजिए, कह रहे हैं पिछली बार कहीं ना कहीं एक नारा दिया नई सपा है, नई हवा है, उससे पहले दिया था काम बोलता है, न काम ने बोला न जनता ने नई हवा और नई सपा को स्वीकार किया। ये कह रहे हैं कि ये जो 80 हराओ बीजेपी भगाओ हटाओ जो भी आप नारा दे रहे हैं, कह रहे हैं ये भी कुछ काम नहीं करेगा जैसे पहले के नारों ने काम नहीं किया। देखिए आज मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी के विषय में इतना नहीं कहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 2 सांसदों वाली पार्टी और आज पूरे देश में सत्ता में है, प्रदेश में सत्ता में है, और इनको तो अभी भी प्रेरणा लेनी पड़ेगी समाजवादियों से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार, 1 बार आदरणीय अखिलेश जी की सरकार, 4 बार हमारी सरकार, तीसरी बार 2 बार इनकी सरकार, तीसरी बार अभी बनी है 1 साल में। तो हम कैसे, हमारा काम करने का तरीका है, कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद और स्नेह हमको मिलता है, ये कोई छुपा नहीं है। और जब भी होता है, चाहे आप नगर पालिका के चुनाव को देख रही होंगी, चाहे आपने पंचायत के चुनाव को देखा, चाहे आपने विधानसभा के चुनाव को देखा, अगर इनकी आंखों की किरकिरी कोई रहता है उत्तर प्रदेश में तो केवल समाजवादी पार्टी रहती है, क्योंकि इन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी ही इनकी जो राजनीति है उसको विदाई करेगी, तो केवल समाजवादी पार्टी। और ये हमने करके दिखाया है, चाहे आप हमारे मैनपुरी को देख लीजिए, चाहे हमारे वहाँ खतौली के मॉडल को देख लीजिए, तो निश्चित तौर पर हम लोग इसको करते हैं और ये इनको दिक्कत का विषय है। और रही बात, हर पार्टी का अपना एक स्टैंड होता है, इनका स्टैंड अलग है, हमारा स्टैंड अलग है। हम लोग समाजवादी लोग हैं, संघर्ष के लोग हैं, हमारे पिछड़े, गरीब, किसान, युवा, मजदूर, मातृशक्ति, इनके लिए हम लोग लड़ने का काम करते हैं। और इनके तो जो वादे हैं वो पिछले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी सड़कों पे धक्के खाती है, एक बेटी राष्ट्रपति होकर भी उसका सम्मान नहीं कर पाते। तो ये लोग तो सम्मान देने की बात आती है बेटियों को, तो सदन में भी सम्मान नहीं है, सदन में भी सम्मान नहीं है। ठीक है राजेश जी, ये कह रहे हैं कि देखिए जो होगा उसकी जो बानगी है वो उपचुनावों में देखने के लिए मिल गई है। भले ही भरपूर आप दावे करें या वादे करें, लेकिन वही होगा जो जनता डिसाइड करेगी, जो जनता तय करेगी। और वो उपचुनावों में भी हमने देखा कि क्या जनता ने डिसाइड किया था, क्या जनता ने तय किया, क्योंकि वो सीटें भी आप हार गए, चाहे मैनपुरी की बात करें और तमाम ये उदाहरण दे थे। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों यूपी में महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। वहीं इसके लिए नीति निर्धारकों ने ये भी तय किया है कि जो भी नेता मंडल से राष्ट्रीय स्तर तक का पदाधिकारी रह चुका है, वो निष्क्रिय हो चुका है, वो फिर से
उनकी सेवा ली जाएगी। अब ऐसे में अगर आपके पास नेताओं की फौज है, अगर ऐसे में अगर आपको लगता है कि जी हम तो पूरी तरह से ये तय कर चुके हैं कि हम जीत रहे हैं, ये जनता हमें जिता रही है, तो फिर ये सब काम करने की आपको जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों लगता है आपको जो निष्क्रिय हो चुके हैं नेता, जो अभी पार्टी में सक्रिय नहीं हैं, उनको भी काम दिया जाएगा, उनसे भी काम लिया जाएगा? नहीं, देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी एक विचार वाली पार्टी है। हाँ। इसकी जो राष्ट्रीय विचारधारा है और राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसके तहत जो लोग भी, भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्यों है? क्योंकि लोगों को अब इसकी राष्ट्रीय विचारधारा लोगों को समझ में आती है। तो भारतीय जनता पार्टी ही इस देश को, इस राष्ट्र को आगे ले जा सकती है। और आपने देखा कि जिस प्रकार चाहे वो विदेश नीति के मामले में रहा हो, चाहे पूरे दुनिया में भारत की ताकत का लोहा विदेश भी मान रहे हैं, अच्छे अच्छे देश मान रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ, भारत की तरफ आज पूरी दुनिया देख रहा है। आपने देखा किस प्रकार रशिया यूक्रेन युद्ध में जो दिखाई पड़ा। और जहां तक आपने प्रश्न किया नेहा जी कि जो कार्यकर्ता हमारे चाहे सुस्त पड़ गए हों, चाहे किसी कारणवश जो है सरकार बनने के बाद थोड़ा सा सुस्ती लोगों में जो आ जाती है, जो निष्क्रिय है, हम तो सारे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और एक एक कार्यकर्ता, कोई देखिए सुस्त नहीं रहता है, लेकिन चुनाव में सबकी मदद ली जाती है। हमारे यहाँ तो पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो जमीन पर उतरते हैं। अब हम इनकी तरह नहीं है कि केवल चुनाव आता है तो चाहे अभी आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी कर रही कि हम संपर्क करेंगे, घर घर जा करके समाजवादी पार्टी कर रही है, भाई हम हिंदू भी बनेंगे और संपर्क भी। ये तो बरसात की मेढक की तरह चुनाव के समय, हम तो हर समय चुनावी मूड में रहते हैं। और हमारे जो पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता है, प्रदेश स्तर के नेता है, वो जमीनों की जनता से जुड़े रहते हैं। और इसी के तहत महासंपर्क अभियान के तहत पार्टी ने निर्णय लिया है कि जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, ठीक है जोशी जी, सभी लोग देखिए ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, हम तो जनता के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन आप लोग बरसाती मेंढक की तरह आते हैं जनता के बीच, जब जब रहते हैं, जब जब चुनाव होते हैं तब आप रहते हैं, अपनी उनके बीच पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में जनता समझदार है, नहीं आती आपकी झांसे में। अब जिस तरह से लोहियावादियों और अंबेडकर वादियों को एक मंच पर लाने की कोशिशों में समाजवादी पार्टी जुटी है, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? इसके पहले के चुनावों में भी आप लोगों ने बहुत गुणागणित किया था, लेकिन नतीजा उसका बहुत अच्छा आपके लिए नहीं रहा। अब ऐसे में ऐसी कौन से आप गुणा भाग कर रहे हैं जिससे कि आपको ये उम्मीद है कि जो नतीजा है वो आपके फेवर में रहेगा? नेहा जी, मेरे ख्याल से जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी हैं, उन्होंने इतिहास को अच्छे से उत्तर प्रदेश को पढ़ा नहीं। अगर वो इतिहास को अच्छा पढ़ते तो वो जरूर जानते कि उत्तर प्रदेश में 4 बार की हमारी सरकार है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनका आशीर्वाद, प्रेम या समाजवादियों के साथ रहता है। और ये बहुत लंबे समय के बाद, माननीय कल्याण सिंह के बाद रहता था, अभी फिलहाल तो नहीं रह रहा ना कुछ टाइम से। मैं आपको विषय बता रहा हूँ, उसी बताइए। 4 बार की हमारी सरकार है, तीसरी बार इनकी सरकार बनी है। कल्याण सिंह के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के परिदृश्य से गायब हो गए। कहीं पता नहीं भाजपा कौन चीज है, क्या है, एमएलए है नहीं है, एमपी है नहीं है, बिल्कुल गायब उत्तर प्रदेश में। प्रदेश की जनता के बीच में आप हैं, आपको अवसर दिया है, सेवा करिए। आप ये मत कहिए कि विपक्ष खत्म हो जाए। जो ये नारा देते हैं, जो ऊपर से नीचे, हम लोग फलाने मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, और वही जनता करती है जैसा आप सोचते हैं। आज सब साउथ मुक्त भारतीय जनता तो आप भी तो सोच रहे हैं 80 हराओ, भाजपा भगाओ, ये क्या है? मैं आप उसी को कहना चाहता था जी। इन्होंने जो पूरी लाइन बनाई है विपक्ष मुक्त भारत, क्या आप सोचती है कि जो भारत को जो संविधान है वो इस बात की आज्ञा देता है लोकतंत्र कमजोर नहीं हो जाएगा अगर विपक्ष नहीं होगा? अगर कमजोर संविधान नहीं हो जाएगा अगर विपक्ष नहीं होता? विपक्ष बहुत जरूरी है। और किस प्रकार इनका रवैया होता है विपक्ष के नेताओं के साथ, उनको पर्सनल निजी दुश्मनी। ठीक है, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर जोशी जी करेंगे। नेहा जी, हम तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी जो कह रहे हैं कि भाई हमारी इतनी बार सरकार बने, अरे सरकार बनी तो आपको जनता ने नकार क्यों दिया?
हम तो कभी मेजोरिटी में नहीं रहे नेहा जी। भाई हम पहली बार फुल मेजोरिटी में आए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमने फ्री होकर के काम किया प्रदेश की जनता के लिए। प्रदेश की जनता ने उस काम को स्वीकार किया, उसको अच्छा लगा, दोबारा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए और आपने इस प्रदेश को पूरी तरीके से जो दंगा युक्त प्रदेश बना दिया था, सांप्रदायिकता के आग में आपने झोंक दिया था, तुष्टीकरण की राजनीति का आपने दिशा बिछाया पूरे प्रदेश में, आज उस सबका खात्मा हो रहा है और जनता उस चीज को स्वीकार कर रही है। तभी अभी आपने देखा कि 2000 चाहे तो मतलब ये जो नारा दे रहे हैं ख्याली पुलाव है क्या, इस तरह से इसको लिया जाए? जोशी जी ये कह रहे हैं तो ख्याली पुलाव है कि आप लोगों ने जो है वो गुंडाई फैला रखी थी, आप लोगों ने दंगे करा रखे थे, लेकिन हमारी सरकार में तमाम चीजें कंट्रोल है, क्राइम को पूरी तरह से हम खत्म करने का काम कर रहे हैं, वो चीजें आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। देखिए गुंडाई किसने फैला रखी है? सहगर जी, चिमयानंद जी, बेटियां बैठी है दिल्ली में, सब देश प्रदेश देख रहा है कि गुंडाई फैलाने वाली पार्टी कौन सी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर और किस तरह बेटियों को अत्याचार करने वाली कौन सी पार्टी, इनका चेहरा खुल चुका है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुद्दा आपने आज कहा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जो हमारा जो चुनाव चिन्ह साइकिल, उसके दो विचार है, दो पहलू, एक अम्बेडकर जी का विचार, एक लोहिया जी का विचार, इनको लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और ये उत्तर प्रदेश की महान जनता है जो लगातार समाजवादियों को बूस्टअप देने का काम करती है। देखिए चाहे वो हमने कन्नौज से शक्ति देने का काम करा, फिर खतौली से किया, और निश्चित तौर पे इनको भी पता है पूरी भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ को रोकने की अगर ताकत है तो केवल समाजवादियों में, माननीय अखिलेश यादव जी का। संघर्ष लंबा है क्योंकि नेहा जी अब जो मुकाबला होता है ना वो केवल भाजपा के लिए। तो आपको बताना चाहता हूँ, भाजपा की जो नफरत की राजनीति है उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। हम लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के धनबल, हम भारतीय जनता पार्टी के वो साइलेंट पार्टनर जो आते हैं हैदराबाद से और दिल्ली से इनकी मदद करके चले जाते हैं, उनसे हम लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लड़ना पड़ता है उस प्रशासन से जो इनके कार्यकर्ता की तरह काम करता है, हम लोग लड़ते हैं। तो आज लड़ाई बड़ी है, लेकिन निश्चित तौर पे हम समाजवादियों की विजय होगी क्योंकि हम आम आवाम की, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई, जाति जनगणना की मांग को लेकर हम लोग ग्राउंड पे तमाम समीकरण आप बिठाने की कोशिश करते हैं, लोहियावादी, समाजवादी या फिर आप अम्बेडकरवादी, तमाम तरह की बातें की जाती है, तमाम समीकरण फिट करने की कोशिश की जाती है, गोलियां सेट क्यों नहीं हो पाती आप लोगों की वजह से? राजनीति शास्त्र में भी 28 साल से विद्यार्थी हूँ, मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर मिला है। दूसरी कल्याण सिंह जी के रूप में, राजनाथ सिंह के रूप में और राम प्रकाश गुप्ता जी के रूप में इनकी सरकार 3 बार चली एक ही कार्यकाल में। उसके बाद अब मौका इनको दूसरी बार मिला है। आज जनता ने अवसर दिया, आज जरूरत है इनको कि काम करके दिखाएं, ऐसा काम ना करे कि इनको शपथ लेने के लिए भी माननीय अखिलेश यादव जी के बनाए कान्हा स्टेडियम में आना पड़े। हम उसको और एक्सप्रेसवे जो हमने वर्ल्ड क्लास बनाया, जो कि भ्रष्टाचार की आज तक भेंट नहीं चढ़ पाया, जैसे बुंदेलखंड इन्होंने बनाया तो उसमें 1 हफ्ते में गड्ढे बन गए। कम से कम उन चीजों से प्रेरणा लेने का काम करें जो माननीय विकास पुरुष अखिलेश यादव जी ने बनाया। पहला कार्यकाल में कोई स्टेडियम नहीं, दूसरे कार्यकाल में स्टेडियम नहीं। तो इन तमाम चीजों को उठाना चाहिए ना। ये मंदिर मंदिर घूमकर, सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलकर, क्या अब ये तय हो गया है कि इसके बिना नैया पार नहीं लगेगी, इसलिए मंदिर जाना बहुत जरूरी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं हो ना हो, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को हमने मंदिर जाना तो सिखा दिया। जी ये तो सॉफ्ट हिंदुत्व, तो आप जो हमारे जो मीडिया साथी है, हम तो सेकुलर लोग हैं, वो जो हमारे जो मीडिया के साथी हैं, ये उन लोगों का एक स्लोगन है। और लेकिन हम निश्चित तौर पे इतना कहना चाहते हैं, हमें मेरा जो धर्म है, यानी आपका धर्म है, हमारे राजेश भाई का भी धर्म, ये आगे हमें संविधान देता, हम लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, ये अच्छी बात है, इसमें मैं कहीं दिक्कत नहीं मानता। लेकिन निश्चित तौर पे अगर हम रणनीति में तो बदलाव किया, ये तो मानेंगे आप? समाजवादियों ने रणनीति में बदलाव किया, ये तो मानेंगे आप? इससे पहले कहाँ तस्वीरें वायरल होती थी, तस्वीरें निकल के सामने आती थी, अखिलेश यादव मंदिर गए, अखिलेश यादव पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। नेहा जी वो माननीय अखिलेश जी एक धार्मिक व्यक्ति है, उनकी पत्नी भी धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन वो उसका एक दिखावा, एक शो। तो अब क्यों हो रहा है? अब क्यों हो रहा है? वही तो मेरा सवाल है आपसे कि अब क्यों हो रहा है?
अब पत्रकार लोग निकाल रहे हैं उस पे, तो हम ही लोग निकाल रहे हैं। चलिए, रणनीति में बदलाव हुआ है, मानेंगे ना आपकी रणनीति। अब ये तो कह रहे हैं बीजेपी वाले क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। देखिए राजेश जी कुछ कह रहे हैं, मैं सुन लेती हूँ, फिर मेरे पास वक्त की कमी है। ठीक है राजेश। देखिए नेहा जी, 2014 के बाद से देश में केवल सत्ता परिवर्तन और विकास की राजनीति ही नहीं शुरू हुआ। 2014 के बाद से देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय शुरू हुआ। और बहुत अच्छी बात अभी नेहा जी आपने कहा कि ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय है, ये विपक्ष में भी दिखाई पड़ रहा है। जो राम मंदिर के जो हमारे हिंदू भाइयों पे गोली चलवा रहे थे, मुजफ्फरनगर दंगा कांड करवा रहे थे, और मुख्यमंत्री आवास में जाकर के जो है वो टोपी पहनकर, तो मतलब यहाँ भी क्रेडिट आप ही लेंगे। आज जो है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है ना। हाँ, किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से हो रहा लीजिए, है। अभी जोशी जी कह रहे थे मीडिया वालों की वजह से ऐसा हो रहा है। ये बातें मीडिया वाले कहते हैं, हम नहीं कहते सर, ये तो बीजेपी के नेता कहते हैं। और आपने अभी सुन भी लिया डिबेट में। जिम्मेदार चैनल से कर रहे हैं, आपका एक जिम्मेदार चैनल हम तो कर रहे हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय जो 2014 के बाद से शुरू हुआ, तो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, बाकी जो दल है। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, रुक रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।